क्यों नहीं आ रहा है आखिर? एक मिनट दोस्तों। जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और ये होगा झारखंड जीके का। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज कल से स्टार्ट हुई है और पूरी कोशिश होगी आप लोगों से जो मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी मैं आपको बताते चलूं कि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। और आपकी तैयारी कितनी हुई है ये भी मुझे जानना है, तो आप सभी इस चीज के लिए रेडी हो? कैमरा का सेटअप ठीक करूं अभी कुछ? हाँ बिल्कुल, एक मिनट। क्यों आज इतना दिक्कत हो रहा है? कैमरा लाइए, लाओ हम कर लेंगे। लाओ ना, छोड़ो, एक मिनट पाले तो कर लेंगे। अब सही है? अब सही है ना दोस्तों? ओहो दिक्कत। हाँ अब सही है। चलिए, तो आज का जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति खुद को विंध्यवासिनी कहते हैं? वो कौन सी जनजाति है जो खुद को विंध्यवासिनी कहती है? तो आपके आंसर क्या है? चलिए, तो वो कौन सी जनजाति है जो खुद को विंध्यवासिनी कहती है? जी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिझिया जनजाति। ये बिझिया जनजाति झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जो खुद को विंध्यवासिनी कहती है। विंध्यवासिनी। जोहार, कैसे हो आप सभी? चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। कोशिश ये है कि आज की क्लास में लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें। कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है दोस्तों। इसमें जो 8 जनजाति ऐसी है जो कि आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है और इसमें एक जनजाति है कोरवा। तो आपको ये बताना है कि कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है। चलिए आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी जुड़ जाए। नया बैच है और बहुत दिनों के बाद लाइव क्लासेस ले रही हूँ तो टाइमिंग के बारे में सबको पता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये भैयारी पंचायत जो है ये कोरवा जनजाति की जनजातीय पंचायत है, भैयारी। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण। कल की क्लास अगर आपने किया होगा, आज बाहर बहुत भीड़, मतलब बहुत आवाज आ रहा है, सरस्वती पूजा है ना, उसी का विसर्जन हो रहा है आज यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है बाहर से। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? देखिए, असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है आपको ये बताना है कि जो असुर जनजाति है इनका मुख्य संकेंद्रण किस जगह पर है। प्राण दत्ता जी, देखिए मेरा YouTube का इसका आंसर आप कर दीजिए। असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? देखिए ये झारखंड का मैप है। अगर आपको झारखंड के बारे में जानना है दोस्तों तो झारखंड की पूरी जानकारी आपको रखनी है, आखिर कौन सा जगह किस तरफ है। तो आपका आंसर हो जाएगा भजोदास जी। ऑप्शन नंबर जिनके ए हैं
बिल्कुल सही है, क्योंकि पाट क्षेत्र में, नेतरहाट के पाट क्षेत्र में असुर जनजाति का, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, रांची, लोहरदगा और गुमला, इन सभी जगहों पर असुर जनजाति जो है उनका निवास स्थान है। और ये जगह जो ये पाट का क्षेत्र आता है, झारखंड का ये ऊंचा स्थल है दोस्तों। नेतरहाट जो है वो इसी पाट स्थल में है। और नेतरहाट की क्या क्या विशेषता है, आप सभी इसका आंसर करोगे। नेतरहाट की क्या क्या विशेषता है? चलिए जी, बिल्कुल आप सभी के आंसर सही है। जिनके जिनके ए आंसर आ रहे हैं, ये एक आप लोगों के लिए टेस्ट भी है, किस तरीके से आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है ये भी मुझे आप लोगों के बारे में जानना है। तो असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेतरहाट के पाट क्षेत्र में। ये वाला जो एरिया है, ये पाट क्षेत्र झारखंड का कहलाता है। झारखंड का ये ऊंचा क्षेत्र है और इधर निचला क्षेत्र है। इधर भी थोड़ा सा ढाल है, इधर भी ढाल है, लेकिन झारखंड की पूरी ऊंची भूमि जो है यहीं पर है। नेतरहाट की क्या विशेषता है? जीके का बेस्ट बुक मैं बता दूंगी। देखिए, अगर झारखंड के बारे में आपको जानकारी चाहिए, झारखंड की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो पूरे झारखंड में जो बेस्ट बुक है वो झारखंड इंसाइक्लोपीडिया है। झारखंड के इतिहास या झारखंड की कला और संस्कृति की आपको जानकारी चाहिए तो वीर वीरोत्तम की किताब आती है, आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी जानकारी हो जाएगी। राम कुमार तिवारी जी की जो किताब आती है झारखंड के भूगोल के बारे में, आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी से जानकारी हो जाएगी। अगर आप कोई पतली किताब लेना चाहते हैं जो कम समय आपको देना है और ज्यादा जानकारी रखनी है, तो इसके लिए मार्केट में कुछ किताबें अवेलेबल है, बहुत ही जल्द मैं उसके बारे में डिटेल आपको बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों की रानी नेतरहाट को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर। और फिर क्या आप नेतरहाट के बारे में जानते हैं? झारखंड का सबसे ठंडा जगह क्या है? तो ये झारखंड का सबसे ठंडा जगह ये यही नेतरहाट है। और झारखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला, जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो वो कौन सी जगह है? तो ये नेतरहाट है। और मेरे कौन कौन से मित्र आज की क्लास में लाइव सेशन में नेतरहाट से जुड़े हैं, आप ये भी मुझे बताएंगे। अगर आप नेतरहाट गए हैं देखने के लिए नेतरहाट जगह को और उसके दर्शन करने, जैसे कि आप वहां सनसेट और ये सनराइज देखने के लिए वहां जाते हैं सभी, तो आप में से कौन कौन गए हैं नेतरहाट, आप ये मुझे बताइएगा। सनराइज और सनसेट पॉइंट है वहां पर नेतरहाट में, बिल्कुल मैंने सुन रखा है, अभी तक मैं गई नहीं हूँ, बहुत बार प्लान बना लेकिन प्लान फेल हो गया सारा। राधे राधे, राधे राधे, बिल्कुल। सपना सिंह जी, राधे राधे, कैसे हो सपना सिंह? बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ लाइव सेशन में। सपना जी राधे राधे, बहुत ही जल्द अनअकैडमी फिर से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, राधे राधे। चलिए, मेरी अनअकैडमी की मेरी मित्र हैं सपना जी लातेहार। अच्छा सोनी जी आप गए हो। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। और नेतरहाट के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई और असुर जनजाति जो है वहां रहते हैं। देखिए, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, आप उसका आंसर कीजिएगा। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? और ये जो असुर जनजाति है ना दोस्तों, ये विलुप्ति के कगार पर है। इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, ये जनजाति ये विलुप्ति के कगार पर है। इनको बचाने के लिए झारखंड में बहुत सारी अलग अलग योजनाएं जो है वो बनाई गई हैं। सपना जी, मैं भी आप लोग को बहुत मिस करती हूँ। चलिए, वीर वीरोत्तम की बुक आती है जी, बिल्कुल। झारखंड, ये भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वो किताब छापी जाती है वीर वीरोत्तम की। झारखंड के इतिहास और कला और संस्कृति के लिए यहाँ वो बहुत अच्छी किताब है। बिरहोर में सह पलायन विवाह को क्या कहा जाता है? झारखंड में एक जनजाति है, ये है बिरहोर, बिरहोर जनजाति। और बिरहोर जनजाति, बिरहोर मतलब जंगल का आदमी, इसी जनजाति को कहते हैं ना। जंगल का आदमी किस जनजाति को कहते हैं? इसका आंसर कीजिएगा आप सभी। जंगल का आदमी किस जनजाति को कहा जाता है? उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है? आज कुछ तो आया है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ रही है मैम जी, बिल्कुल आने की संभावना, झारखंड संभावना वाला है, सभी की आती है। बिरहोर में सह पलायन विवाह, अब सह पलायन विवाह किस तरीके से होता है तो इसको हम लोग जानते हैं। तो बिरहोर जनजाति में सह पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला कहते हैं। क्या कहते हैं? उदरा उदरी बापला। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिरहोर जनजाति जी, बिल्कुल, जंगल का आदमी बिरहोर, उदरा उदरी बापला। अब सह पलायन विवाह क्या होता है?
सहपलायन विवाह क्या किसको कहते हैं? अगर लड़का और लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं और वो एक साथ भाग करके शादी करते हैं, वो सहपलायन विवाह होता है, जहां तक मुझे पता है। सह मतलब साथ और पलायन मतलब भाग जाना, यही होता है ना सहपलायन विवाह। तो बिरहोर जनजाति में आप क्यों रो रहे हैं संध्या प्रसाद जी? आप रो क्यों रही हैं? चलिए, बिरहोर सहपलायन विवाह को कहा जा मतलब सहपलायन विवाह को बिरहोर जनजाति में उदरा उदरी बापला कहते हैं। अब अगला जो प्रश्न है ये डायन प्रथा से संबंधित है। आप सभी जिस राज्य में रह रहे हैं दोस्तों, वहां पर डायन प्रथा जो है बहुत बड़ी कुरीति के रूप में ये सामने आती है, समय समय पर ये देखने मिलता है। और आज भी हमारा समाज जो है वो इस प्रथा से अछूता नहीं है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो इससे प्रताड़ित होते हैं। और आप सभी को ये आंसर करना है आज की इस क्लास में कि आखिर जो डायन प्रथा झारखंड में है, तो उस प्रथा से प्रताड़ित महिलाओं को सहयोग करने के लिए या उनको एक स्थान देने के लिए, उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महिला है दोस्तों। और वो कौन सी महिला है जिनको अपने इस कार्य के लिए क्या मिला है? तो इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन सी महिला है दोस्तों? आपको उनके आंसर करने हैं। तो ये कौन सी महिला है जिनको 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? और साथ में इसका आंसर तो आप करेंगे ही कि डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब पारित हुआ था? 2001 आपके आंसर आ रहे हैं। स्टडी विथ मिलन जी, आपको अभी नोटिफिकेशन आया है, मैंने सारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सब में मैंने इसको शेयर कर दिया है। चलिए जी, बिल्कुल इनका नाम है छुटनी महतो और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2001। झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है, चलिए 2001 में। छुटनी देवी, ठीक है ना, छुटनी देवी जी, बिल्कुल छुटनी देवी 2021 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। एक आंसर और कर दीजिए आप सभी, 2022 का पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया है, किसे मिला है? जनवरी माह में ही ये मिला है। 2022 का पद्मश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? छुटनी देवी का संबंध किस जगह से है? तो ये सरायकेला खरसावां से है। बिल्कुल सही, आप सभी आंसर कर रहे हो, सरायकेला खरसावां से। झारखंड की रूपरेखा जो है, एक तो शिवांगन पब्लिकेशन की आती है और ये राम कुमार तिवारी के नाम से आती है। राम कुमार तिवारी की बुक आती है झारखंड का भूगोल, और ये झारखंड का भूगोल जो आता है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वो छपता है, वो किताब छापी जाती है। कल मैं वो किताब दिखा दूंगी, मोटी किताब है दोस्तों। अगर आपको झारखंड के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए कि सभी एग्जाम में वो काम आ जाए और आपको ये जानना है कि आखिर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये यही सारी किताबें हैं। मैं कल उसे किताब का फोटो दिखा दूंगी, ऐसे आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रही हूँ ना, तो वो हो जाएगा आपका। चलिए, अब हम लोगों को ये प्रश्न का आंसर करना है। चलिए देखिए, एक प्रश्न में कई क्वेश्चन है छुपे हुए हैं और उसके कई आंसर है। चलिए, डॉक्टर किसको मिला है? गिरधारी स्वर्गीय, जी बिल्कुल, स्वर्गीय गिरधारी राम गुंजू को। स्वर्गीय गिरधारी राम गुंजू को 2022 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप जितने आप लोगों के आंसर आए हैं इससे रिलेटेड कि 2022 का पद्मश्री सम्मान गिरधारी राम गुंजू को 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला है, आप सब के आंसर जो हैं वो सही हैं, एकदम सही है। ये क्वेश्चन आप लोगों के अगर प्रतियोगिता परीक्षा समय पर ले ली जाती है तो ये आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने का संभावना है 100%, 100%। और छुटनी जो देवी है इनके बारे में भी आप पढ़ के रखेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो झारखंड में करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो 1 साल से अधिक पहले के पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब इसका आंसर आप बताइएगा। निम्न युग में बाइबल, यहां लिखा हुआ है, हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं ना है? देखिए थोड़ा सा, हाँ, बोर्ड का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा झुका हुआ है, कल ठीक हो जाएगा, अभी ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, कोई है भी नहीं टेक्निकल में अभी। चलिए, निम्न युग्मों में बाइबल की भाषा और उसके अनुवादक का सही मिलान करना है आपको। यहाँ मुंडारी भाषा दिया हुआ है, मुंडारी भाषा में बाइबल का अनुवाद, देखिए बाइबल की भाषा
मतलब बाइबल का अनुवाद मुंडारी में, बाइबल का अनुवाद कुडुख में, बाइबल का अनुवाद नागपुरी में, बाइबल का अनुवाद हिंदी में किसने किया था? तो आपको इसके आंसर यहाँ पर करने हैं। किसके? आप लोगों के आंसर आ रहे हैं डी। चलिए, यानी कि क ख घ ग ये आंसर आ रहे हैं। अब कैसे याद कर लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट मैं सिर्फ इसलिए नहीं करा रही कि बस पढ़ा के निकल जाना है। अगर आप यहाँ समय दे रहे हो तो यहीं पर आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे कि मुंडारी, मुंडारी जो भाषा में अगर बाइबल को लिखा गया है तो ए नॉटरेट है, इन्होंने लिखा है। फिर कुडुख, कुडुख अब बताइए आप किस जनजाति की भाषा है कुडुख? मुंडारी किस जनजाति की भाषा है आपको ये बताना है। सदानो की भाषा नागपुरी, और हिंदी किसकी भाषा है दोस्तों? तो हिंदी पूरे भारत की भाषा है, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली यही भाषा है हिंदी। तो हिंदी में अब देखिए फादर कामिल बुल्के, इसका आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा फादर कामिल बुल्के, इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था। नागपुरी का पी इग्नेस ने किया था, पी इग्नेस, ठीक। और कुडुक का किसने किया था? के एन फैहन ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि घर बंधु पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? घर बंधु उरांव जनजाति, बिल्कुल कुडुक जो है वो उरांव जनजाति की है। और ऐसे ही हाँ, वो थोड़ा सा हाँ इधर कॉर्नर में थोड़ा सा तिरछा है, दिख रहा है एक तरफ, इधर से दिख रहा है वो, और ऊपर उठ गया, थोड़ा सा नीचे करना है, वो और ऊपर उठ गया है, थोड़ा सा नीचे करना है, देख लो। हाँ अब सही हो, सही हो रहा है, इधर का उठाने है, गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं बहुत बैक हो गया ना, पूरा दीवार दिख रहा है इधर साइड का, सही करो सही करो, थोड़ा सा फोकस कैमरा को थोड़ा सा और आगे लेकर के आना होगा। अच्छा कल कर लेंगे ना उसको, दिक्कत हो जाता है क्लास में, ठीक नहीं है। हाँ सही है, इतना रहने दो, कल कर लिया जाएगा, ठीक है। चल, घर बंधु पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, घर बंधु पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1880 ईस्वी में, 1880 में घर बंधु पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। जी बिल्कुल, ये क्लासेस जो है वो रोज चलेंगे दोस्तों। कुछ वन लाइनर्स भी फैक्ट हैं। स्वराज लुट गया किसकी कृति, आपको ये बताना है। 41 का क्या आंसर हो जाएगा? स्वराज लुट गया। मैम क्लास झारखंड पुलिस का भी है, हाँ बिल्कुल, ये क्लास है झारखंड पुलिस के लिए भी है, झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये सारे क्लासेस हैं। चलिए, स्वराज लुट गया किसकी कृति है, आपको ये आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, स्वराज लुट गई किसकी कृति है? इसका आंसर आ जाएगा बाबू राम नारायण सिंह। ये किसकी कृति है? तो बाबू राम नारायण सिंह का। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कौन है? केदारनाथ साहू। प्रमुख व्यक्तित्व से आपके सिलेबस में दिए हुए हैं कि प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन आएंगे। लगभग 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रमुख व्यक्तित्व से होंगे, 10 भी हो सकते हैं। तो इसमें ये सारे नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है? तो कौन सी नृत्य से इनका संबंध है आपको बताना है, किस नृत्य से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर है। बिल्कुल आप लोगों के आंसर जो है ए बिल्कुल सही है, छऊ नृत्य। 42 का ए बिल्कुल सही आंसर, छऊ नृत्य। थोड़ा सा हम लोग छऊ नृत्य के बारे में भी जाने, वो इसलिए दोस्तों कि ये जो हमारे यहाँ जो छऊ नृत्य होता है, ये झारखंड में किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय नृत्य है, सबसे लोकप्रिय नृत्य है, और इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति इस नृत्य को मिली हुई है। इस नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको ये बताना है कि ये नृत्य कितने प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग राज्यों में इसको किए जाते हैं, लेकिन इसकी जन्म स्थली जो है वो कौन सी है? तो वो सरायकेला है। कौन सा जगह है? छऊ नृत्य सरायकेला से निकली हुई ये नृत्य, इसकी जन्म स्थली है सरायकेला। मुखौटा पहन करके, कैसा? तो जो नर्तक होते हैं वो मुखौटा पहन करके ये नृत्य को करते हैं।
वो फेस पे मुखौटा पहनते हैं और उस मुखौटे को, बहुत खूबसूरत ये मुखौटा बना होता है, और उस मुखौटे को पहन करके वो नृत्य करते हैं। ये नृत्य जो होता है छऊ नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि इस नृत्य को कौन करता है, तो ये पुरुष करते हैं। इंटर लेवल का पुलिस का सिलेबस क्या रहेगा मैं बता दूंगी, कुछ चेंजेस होने वाले हैं सिलेबस में। चलिए कब शुरू है क्लास, तो क्लास ये 7 बजे से शुरू है। आपको कल ही मैंने बताया था, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया, क्लास और हो रहे थे धुरीना पर, तो थोड़ा मुझे इंतजार करना पड़ा। अब पहले वाली बात तो है नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए एक अलग पैनल मैं बनवा रही हूँ, ताकि हम लोगों का जो यूट्यूब का क्लास है वो बाधित ना हो। तो एक नया पैनल आ रहा है, तो जब वो पैनल आ जाएगा तो थोड़ा सा इस पैनल पर वर्कलोड थोड़ा कम होगा, तो फिर आप लोगों को भी क्लासेस सही से मिल पाएंगे। कब शुरू है क्लास, 7 बजे से शुरू है। अब चलिए, अब हम लोग सरायकेला, अब हम लोग छऊ के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट आपको बता रही हूँ, छऊ नृत्य से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, छऊ नृत्य जो है इसका 3 भाग होता है, 3 भाग। एक तो है सरायकेला छऊ। दूसरा जो भाग होता है वो पुरुलिया छऊ है, पुरुलिया छऊ। पुरुलिया किस राज्य में पड़ता है, आप आंसर कर दीजिएगा। पुरुलिया किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। और तीसरा उड़ीसा का छऊ नृत्य है, तो वो कौन सा नृत्य आप बताइएगा। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ। तो इस छऊ नृत्य के 3 भाग हैं, एक तो है सरायकेला छऊ, दूसरा पुरुलिया छऊ और तीसरा मयूरभंज छऊ। सरायकेला छऊ कहाँ पर मनाया होता है, किया जाता है, तो ये झारखंड में। पुरुलिया छऊ कहाँ किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में। और वही जो मयूरभंज छऊ है वो ओडिशा में किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है। तो इसके 3 भाग हैं इस छऊ नृत्य के। और आप सभी को एक आंसर और करने हैं। सरायकेला खरसावां के वो कौन से राजकुमार थे जिन्होंने छऊ नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान करवाई 1938 ईस्वी में। 38 ही था ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है 1938 में और 1932 में। आप सभी आंसर कर दीजिएगा कि किस वर्ष छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन हुआ, इसका मंचन कराया गया सरायकेला के एक राजकुमार के द्वारा। तो वो कौन से राजकुमार थे, राजकुमार का नाम बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किस वर्ष उन्होंने ये प्रस्तुतिकरण कराई थी। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासी पत्रिका, किस पत्रिका, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से जनजातीय रचनाकारों की नई पीढ़ी को तैयार किया था। किसको तैयार किया था, तो जनजातीय रचनाकारों की नई पीढ़ी को तैयार किया था। इसमें से वो कौन से व्यक्ति थे, आपको ये बताना है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल नोटिफिकेशन आउट आ गया क्या। चलिए मैं चेक करती हूँ। कोई तो नोटिफिकेशन ग्रुप में तो कोई ऐसा नहीं शो कर रहा है, मैं आपको बता दूंगी। देख लेते हूँ, आ गया होगा तो मैं उसके बारे में भी डिटेल आपको बता दूंगी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 43 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण ने आदिवासी पत्रिका के माध्यम से जनजातीय रचनाकारों की एक नई पीढ़ी इन्होंने तैयार किया था, राधा कृष्ण ने। तो ये योगदान है राधा। अबुल हसन एक्साइज कांस्टेबल का अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है, चलिए उसकी भी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। साथ साथ आदिवासी महासभा के समानांतर कौन सा, तो आदिवासी महासभा। और जब झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के समय में इस तरीके के संस्थानों का गठन हुआ था, तो इसी के समानांतर सरना आदिवासियों ने, जो सरना आदिवासी थे, उन्होंने कौन सी एक संस्थान की स्थापना की थी। सरना आदिवासी सभा, वनांचल आदिवासी सभा, सनातन आदिवासी सभा और आदिम आदिवासी सभा। इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी बिल्कुल आ गया नोटिफिकेशन, 600 से अधिक सीट हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुरंत इसके बारे में भी अगर होता है तो, नहीं तो मॉर्निंग में इसका मैं क्लासेस ले लूंगी, इसका पूरा डिटेल मैं आपको बता देती हूँ अगर नोटिफिकेशन आ ही गया है तो।
अगर अभी भी चांसेस होंगे तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। हाँ, आ गया है, मुझे शेयर किया गया एक्साइज कांस्टेबल वैकेंसी आउट। चलिए लाइव हूँ, चलिए मैं उसके बारे में बता देती हूँ। एक मिनट, मैं आपको उसकी वैकेंसी के बारे में बता दूं। देखिए पंकज सर ने मुझे भेजा है, वैकेंसी अभी आई है, आपको शायद मैं क्लासेस ले रही थी उसी समय में ये आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। चलिए आ गया, यही आप लोग बोल रहे हो ना कि वैकेंसी आ गई। चलिए तब इसको हम लोग पढ़ा जाए, देखा जाए, बहुत बहुत अच्छी खबर है। एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, सभी को जोड़ लीजिए। एक्साइज कांस्टेबल के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है। अब इसके विवरण को हम लोग देखते हैं, इसके डिटेल को अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार मैं भी देख रही हूँ इसको। विज्ञापन संख्या है 1/2022। क्या विज्ञापन संख्या 1/2022। 7/24 में मेरे को ये मैसेज आया है, 7/24 में। कोचिंग का नोट्स दीजिए ना। चलिए अभी फिलहाल इसको देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। क्या सभी को जोड़ लीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं भी यहां पढ़ूं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आउट। चलिए बहुत अच्छी बात है। 583 अबुल हुसैन जी। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको, मुझे भी पहली बार मैं पढ़ रही हूँ तो उतना मैं थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मुझे भी, तो आपके सामने ही थोड़ा सा रीड करके मैं आपको समझा दूंगी। देखिए रीड करना पड़ेगा, ऐसे ही मैं पहले से पढ़ी रहती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं पहली बार अभी देख ही रही हूँ इस नोटिफिकेशन को। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, यहीं से निकलता है ये सारे। झारखंड सरकार की पत्र संख्या 134 दिनांक 11/1/2022 के द्वारा, ये पत्र संख्या है इनकी झारखंड सरकार के। अग्रसारित उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के पत्रांक 2439 दिनांक 31/12/2021 के द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रीतियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। ईश्वर करे, भगवान से मनाती हूँ कि ईश्वर करे कि ये एग्जाम सक्सेसफुल ले लिए जाए, रिजल्ट अच्छे से दे दिया जाए और आप लोगों की नियुक्ति हो जाए। चलिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं इसके लिए। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता, जो विवरण में दिया रहेगा, जो आपके लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, और निर्धारित आयु सीमा, ठीक है, उसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। जो विवरण में जो योग्यताएं दी गई हैं उसके आधार पे और जो आयु सीमा दिया गया है उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट, www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके इसको आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको देखिए, आपको आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, हर एक एग्जाम को झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म जो है आप जरूर भरेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपसे शुल्क बहुत कम लिया जा रहा है। परीक्षा शुल्क मात्र कितना है, 100 रुपए है दोस्तों। ठीक है, और किसको कितना देना होगा वो चीज यहाँ दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग पदों के बारे में देखते हैं, कितने पद हैं। यहाँ पर आरक्षण कोटि पद नाम है, कौन कौन से पद हैं, और फिर यहाँ आरक्षण कोटि है, यहाँ कुल महिलाओं के लिए कितना है, खेलकूद के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है, और इसी तरीके से अलग अलग कोटे दिए गए हैं। उत्पाद सिपाही उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग के लिए, अब ये अनारक्षित के लिए 237,
अब जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए 57 कुल में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 32, और ये क्या है EWS, उसके लिए 59, यही है ना। चलिए यहाँ वेतनमान है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूंगी। इसके लिए आपको उत्पाद सिपाही के लिए, आरक्षण कोटि के लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको पूरा बताऊंगी, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखिए उम्र सीमा की गणना, पद नाम यहाँ दिया हुआ है किस पद के लिए, तो अगर उत्पाद सिपाही, उत्पाद या मद्य निषेध विभाग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि ये कितना है, तो 1/8/2022, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो 18 वर्ष, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष। 18 वर्ष के नीचे के उम्मीदवार अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा कितना होगा, तो उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के द्वारा अधिसूचना संख्या 2346 दिनांक 20/12/2021 के द्वारा यथा निर्धारित। अब कैसे है देखिए, अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको EWS बोलते हैं, और अनारक्षित, तो अनारक्षित और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2, इसके लिए पुरुष के लिए है तो 27 वर्ष। अगर महिला है, चाहे वो अनारक्षित हो या ये सब बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ, मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ उसको, तो इसके लिए महिलाओं के लिए 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 30 वर्ष, ये आयु सीमा की है, इतना आयु होने चाहिए। चलिए इसको एक बार मैं पढ़ के फिर आपको बताऊंगी इसके बारे में पूरा डिटेल। अभी कोई फैकल्टी भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा हेल्प लूँ इसका। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल मॉर्निंग वाले क्लास में या थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। फिलहाल क्लास को यही रोकते हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी अच्छे से डिटेल में, बहुत बड़ा सा नोटिफिकेशन है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं उधर जा रही हूँ कि आपके सिलेबस पे जाती हूँ। परीक्षा का स्वरूप, इस पे आना बहुत जरूरी है। किस तरीके से आपकी परीक्षा ली जाएगी, किस तरीके से परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम ये हम लोग देखते हैं। ये एग्जामिनेशन जो है उत्पाद सिपाही का, वो आपसे, इसमें आपसे किस तरीके से परीक्षा लिया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर लिखित परीक्षा, फिर चिकित्सीय जांच, फिर मेडिकल जांच होगा, उसके बाद फिर आपका चयन हो जाएगा। तो आपको रिटेन भी देना है, आपको मेडिकल भी देना है, और आपके शरीर की दक्षता की भी जांच की जाएगी। झारखंड राज्य पुलिस नियमावली, पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में, ये सारा। चलिए देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो निकल के सामने आ रहा है। सबसे पहले आपकी शारीरिक दक्षता का परीक्षण होगा। आपने एक बार मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आप लोगों को बता भी दिया था कि क्या होने वाला है, कि पहले आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा आपके शारीरिक, और जब आप उसमें सफल हो जाओगे ना दोस्तों, तभी आपको एग्जामिनेशन लिखने का मौका मिलेगा। जो शारीरिक दक्षता में जो सफल होंगे तब आपको लिखित परीक्षा तब आपसे ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले आपसे रिटन ले लिया गया, आपसे लिखवा लिया गया और उसके बाद आपकी शारीरिक क्षमता जांच होगी, ऐसा नहीं है। पहले आपकी शारीरिक दक्षता की जांच हो जाएगी, उसका परीक्षण हो जाएगा, और उसके बाद आपसे रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, और इसके बाद फिर आपका मेघा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या से 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन
चिकित्सकीय जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए फिर आपका किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले शारीरिक दक्षता जांच, फिर लिखित परीक्षा और फिर उसके बाद आपका मेडिकल जांच होगा। चलिए अब लिखना में क्या क्या है। शारीरिक दक्षता तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लंबाई कितना है, क्या है, महिलाओं के लिए अलग कैटेगरी, पुरुषों के लिए अलग है, वो सारा योग्यता में दिया हुआ है, एकदम पूरा डिटेल से बारीकी से क्लासेस हो जाएंगे। चलिए लिखित परीक्षा में आपको क्या क्या पूछा जाएगा इस पे हम लोग जानते हैं। चलिए यही सही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, यही सही है, बहुत गलत है। पहले क्यों गलत है? अच्छा है ना, मान लीजिए कि आपने लिखित परीक्षा पास कर लिया और उसके बाद आपने शारीरिक दक्षता में आप फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं है। तो पहले शारीरिक दक्षता की जांच हो जाए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा ले ली जाए। तो ये सही है, जो उसमें पास हो गए वही लिखित परीक्षा देंगे, ये बहुत सही है, मुझे सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है और आप लोगों को भी सही लगने लगेगा, अच्छा है ये चीज। चलिए नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगी। अब देखिए लिखित परीक्षा, इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, हम लोगों को इस पे फोकस करना है क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा ही सकते हो ना। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे? तो 3 पत्र होंगे लिखित परीक्षा में, 3 पत्र होंगे। अब इन 3 पत्र में प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कितने देर की अवधि होगी? तो 2 घंटे की अवधि होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रत्येक पत्र की 3 मतलब लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। एक 2 घंटे का, एक 2 घंटे का और एक 2 घंटे का। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे और जो भी प्रश्न होगा उसके अंक कितने होंगे? 3। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन के आंसर कर लिया, आपने 3 अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन के आंसर आपने रॉन्ग कर दिए तो इसके 1 अंक जो है आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि यहाँ निगेटिव मार्किंग है। जी बिल्कुल, आर्मी वाले भी आप आ जाओ इसमें, मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग दे सकते हो। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर पे आधारित होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तीनों ही पत्र, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये कैसा होगा? ये बहुविकल्पिक होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और आपको विकल्प दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अब चलिए लोग पेपर 1 के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? अच्छा, मेरी साड़ी में आप बोल रहे हो सौरा चित्रकारी है, नहीं दोस्तों, मेरी साड़ी में देख लीजिए ये जो पेंटिंग बनी हुई है, देख रहे हो? चलिए मेरी साड़ी जो है उसमें जो पेंटिंग बनी है ये वर्ली पेंटिंग है, महाराष्ट्र की, और इस पे जो वर्क किया हुआ है वो काथा वर्क कहलाता है, काथा वर्क। और ये जो काथा वर्क होता है ये भी महाराष्ट्र में ही किया जाता है। ये इस पे जो काम किए गए हैं उसको काथा वर्क कहते हैं, इस पे कुछ वर्क किया हुआ है, आप लोग दिख भी रहा होगा। और ये जो पेंटिंग है ये वर्ली पेंटिंग कहलाती है। क्लियर है? आप लोगों महिलाएं जो है कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही हैं, आपको लग रहा है सौरा चित्रकारी किया हुआ है, नहीं ये सौरा चित्रकारी नहीं, वर्ली पेंटिंग है दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसके बारे में आते हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान 80 प्रश्न आएंगे यहाँ से, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कहने का मतलब है विशेष फोकस। अच्छा पिंटू जी आपको नहीं देखना है, ठीक है, आपको नहीं देखना है, मेरी महिला मित्र हैं उनको देखना था तो मैंने दिखाया। चलिए अब देखिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अब 40 प्रश्न और हिंदी भाषा का ज्ञान 80 प्रश्न, यानी कि हिंदी का वेटेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। 80 क्वेश्चन यानी कि कुल आपसे 120 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाएंगे। अब देखिए कि आपका जो इसका अंक है, जो आप इसमें अंक लेकर के आओगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 360 अंक के होंगे। तो आप निगेटिव भी मार्किंग है, आपको ये पता ही है। तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पेपर ये जो आप एग्जाम दोगे उत्पाद सिपाही वाला, अगर इसमें आपको उत्तीर्ण होना है तो इसके लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। आपको मिनिमम 30% नंबर जो है यहां से चलिए
अच्छी बात है। चलिए, अर्हतांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले मतलब जो है अभ्यर्थी, वो नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल और अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं, यही याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो अक्सर यही करता है आयोग कि जोड़ देता है। इस चीज को याद रखिएगा कि आपने नोटिफिकेशन में आपने क्या किया था कि आपने लिखा था कि इसके अंक जो है पेपर 1 के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अब आप प्राइस भी पूछ रहे हो कितने की साड़ी है, आप ही बता दो कितने की होगी ये साड़ी, आंसर कीजिए। चलिए, कितने की होगी। चलिए, पेपर 2 के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत गंभीर विषय चल रहा है दोस्तों। एक नया सिलेबस आपको मिला है जिसपे आपको वर्क करना है और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, एसएससी फाइटर। चलिए, पत्र 2, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान। अब याद रखिए कौन कौन से इसमें विकल्प के रूप में आपको मिले हैं। कौन कौन सा विकल्प है? उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, ये सभी वैकल्पिक हैं। खोरठा, कोई आप इसमें से एक ले सकते हैं। नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, कोई भी एक भाषा आप विकल्प के रूप में ले सकते हैं। इस परीक्षा से संबंधित भाषा में 100 बहुविकल्पीय 100 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके पेपर 2 से। ये सिलेबस है इस एग्जाम का। ठीक है, 100 क्वेश्चन। 2 में से मतलब पत्र 2 जो है ये पेपर 2, इसमें से 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि 20% अंक अगर ला दीजिए तो फिर आप निकल जाइएगा एग्जाम, ना, आप फेल हो जाइएगा। 30% न्यूनतम अंक लाना जरूरी है, लेकिन मेघा सूची में इसके आंसर नंबर जो है वो जोड़े जाएंगे। जेएसएससी गलती कर गई लैंग्वेज में। चंदन कुमार जी, आप कितने का है, कितना बता रहे हो? पूजा कुमारी जी 1000 आप बता रहे हो साड़ी का। चलिए, और पत्र 3, पेपर 3। अब क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना है वो देखिए, उस पर फोकस कीजिए। अब पेपर 3 जो है इसमें आपको क्या पढ़ना है। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 120 होगी। जैसे सीजीएल में कितने प्रश्न हैं? तो 150 पेपर 3 में, लेकिन यहाँ कितने क्वेश्चन होंगे? मात्र 120 होंगे। अब देखिए 120 में क्या क्या कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाना है। 120 में कितने क्वेश्चन कहां से आने हैं। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या है 120 और विषय और प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। क्या होगा? सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जीके से। सामान्य अध्ययन क्या है? जीके या जीएस आप इसको बोल सकते हो। तो यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? तो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर 2 में मिनिमम 30% लाना है, अधिकतम आप 100% लेकर के आना, क्योंकि उसके नंबर जो है वो मेघा सूची में जब आपकी मेरिट बनेंगे तो उसमें जोड़ दिए जाएंगे। पेपर 2 याद रखिएगा, न्यूनतम तो 30% लेकर के आना है, अधिकतम आप जितना लेकर के आओ। क्लियर है? चलिए तो सामान्य अध्ययन जीके से कितना क्वेश्चन होगा? 40। झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न, भाई देखिए जहां ज्यादा मेहनत लगने वाला है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब जितना जल्दी हो सके मेरा आप कोर्स जो है धुरीना ऐप पर लगा हुआ है 499 का, 9 तारीख तक ये ऑफर है, आप इसको ले लीजिए, यही से आपका झारखंड जीके कवर होगा। 499 वाला। अगर आप चाहते हो, मेरे ऐसे मित्र जो आप YouTube पर ही पढ़ना चाहते हो, तो आप YouTube पर भी क्लासेस कर सकते हो, लेकिन आप लोग बार बार कहते हो डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप देखो कि आपको क्या करना है। सामान्य विज्ञान, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि साइंस से, और मैथ से कितने आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। अब देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन जीके से, 50 क्वेश्चन झारखंड जीके, साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। विकल्प आपकी तैयारी हो जाएगी, आप कीजिए 100 क्वेश्चन वहां से लेकर के आइए। झारखंड जीके अगर आप पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से तो लगभग 50 में से 40, 45, 50 क्वेश्चन आप कर लोगे। जीके आपकी अच्छी है, 40 क्वेश्चन आप कर लीजिए। विज्ञान में 20 क्वेश्चन, मैथ से सिर्फ 10 क्वेश्चन, मैथ के सिर्फ 10 क्वेश्चन है दोस्तों, और रीजनिंग है ही नहीं यहाँ पर। मैथ के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग नदारद है, रीजनिंग नहीं है,
मैथ के सिर्फ 10 क्वेश्चन है, और फिर एक और क्या चीज है, मैथ के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग नहीं है, और कंप्यूटर भी नहीं पढ़ना है आपको। कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़ना, और मैथ्स में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आपके आने हैं। बाकी जीके पढ़िए, झारखंड जीके पढ़िए, साइंस पढ़िए, अपना विकल्प वाला जो विषय है वो पढ़िए, हिंदी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, और मात्र 30% नंबर लेकर के आने हैं। नंबर आपके जुटेंगे नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना वहां जरूरी है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान अगर आप पढ़ रहे हो पेपर 1, तो पेपर 1 में अगर अनुच्छेद पर आधारित अगर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो यहां से 20 प्रश्न होंगे। ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ना है, तो यहां से 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको एकदम फोकस रहिएगा, 60 प्रश्न आपसे यहां से पूछा जाएगा। एक इसका भी बहुत ही जल्द, मुझे लगता है कि कल ही मैं इसका भी एक कोर्स तैयार कर देती हूँ धुरीना ऐप पर। कल के कल ही कोर्स लग जाएंगे, उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी ज्वाइन करिएगा क्लासेस आपको उतने जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी अनुच्छेद पे आधारित 20 प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न। पूरे झारखंड का बेस्ट फैकल्टी, मुझे बहुत गर्व होता है इस बात को कि हर एक फैकल्टी जो यहाँ पर बेस्ट टॉपर है वो हम लोगों के साथ काम करने के लिए रेडी है। हमारी इतनी अच्छी एक टीम बन चुकी है कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड में जो आयोजित किया जाता है, चूंकि खोटा का आप देखना चाहोगे सिलेबस, खोटा का सिलेबस मैं बता दूं, खोटा का सिलेबस देखना है आप लोगों को। जेएसएससी सीजीएल भी होगा। चलिए धुरीना ऐप पर है, धुरीना ऐप पर आप कोर्स ले जाएंगे, DHURINA धुरीना ऐप। आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, कल का कल ही कोर्स लग जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905917516। कल का कोर्स ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, झारखंड जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। कोर्स की फीस एकदम मिनिमम, इतना कम रखूंगी कि सब जितने और दूसरे मतलब लोग होंगे जो कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा रखेंगे, थोड़ा सा वो उनको भय उनके अंदर हो जाएगा कि कैसे इतना मैम कम, एकदम कम में आपकी ये तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी घर बैठे, आप सोच भी नहीं सकते हो। खोटा का सिलेबस थोड़ा सा मैं आपको डील कर दूं, क्योंकि खोटा और नागपुरी, इसके बारे में, नागपुरी भी मैं बता दूंगी, खोटा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। खोटा की थोड़ा सा आप ये करो, क्लास को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सभी जुड़ जाएं। देखिए गद्य भाग, गद्य भाग में आपको कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास पढ़ने हैं। खोटा गद्य पद संग्रह, प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। दू डायर जिरहुल फूल, ये भी आपको पढ़ना है, ये क और ख, ये गद्य भाग है। दूसरा है व्याकरण, भी आपको खोटा के व्याकरण भी पढ़ने हैं। इसमें आपको संज्ञा पढ़ना है खोटा का, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा और कहावत, ये व्याकरण भी इसमें डाला गया है। कुछ सहायक पुस्तकें हैं, कुछ किताबें हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है। चलिए इसका भी सिलेबस अब आप देखोगे कि कैसा है क्या नहीं है। खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, लेखक है A.K. झा, इनकी किताब आपको पढ़नी है। खोटा व्याकरण जो पढ़ना है वो लेखक वासुदेव महतो का पढ़ना है। ये आपका हेल्प करेगा ये किताब। कहने का तात्पर्य है कि जो वो किताबें जो आपकी मदद करने वाली हैं खोटा को पढ़ने के लिए, तो वो यही किताबें हैं। खोटा सहित सदानिक व्याकरण, लेखक A.K. झा, खोटा का व्याकरण, लेखक वासुदेव महतो। निबंध, आपसे निबंध भी यहाँ पर पूछा जाएगा, किस पे, जो समसामयिक विषय है उस पर। और इसका सहायक ग्रंथ कौन सा है, खोटा निबंध संग्रह। आप ये किताब मार्केट में आती है, आप ये ले लीजिए, खोटा निबंध संग्रह, आपके ये टॉपिक जो है यहीं से आ जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है, किताब के बारे में आपको यहाँ बता दिया गया है कि कौन सा किताब आपको व्याकरण के लिए पढ़ना है। खोटा के व्याकरण के लिए आपको लेखक वासुदेव महतो की जो किताब है वो आपको पढ़ लेनी है। खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, लेखक A.K. झा का आपको किताब पढ़ना है। यही दो किताब आपको फॉलो करनी है, बाकी तीसरा खोटा निबंध संग्रह आपको पढ़ना है। संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर B.N. ओहदार। खोटा निबंध, लेखक डॉक्टर B.N. ओहदार। ये सभी कुछ सहायक किताबें हैं
तो जो आपको हेल्प करने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खड़िया नागपुरी के बारे में देखते हैं, कहाँ पर है नागपुरी। ये संथाली का है। चलिए नागपुरी आ गया, ये है नागपुरी। अब नागपुरी के सिलेबस को थोड़ा सा लोग डिटेल में देखते हैं। अब नागपुरी के व्याकरण से आएंगे प्रश्न। देखिए इसका थोड़ा छोटा लग रहा है ना, थोड़ा छोटा लग रहा है। नागपुरी के व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है? वर्ण के बारे में पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, धातु, क्रिया, अवयव, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि, ये आपको नागपुरी में पढ़ना है। नागपुरी शिष्ट साहित्य में मंजर भाग 2 से शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी की किताब पढ़नी है। नागपुरी लोक साहित्य से लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे, यही आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? ये नागपुरी का सिलेबस है। हाँ सपना जी क्या बोल रहे हो? मैम इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट क्या है? अच्छा लास्ट डेट आप पूछ रहे हैं, मैं बता देती हूँ। चलिए थोड़ा सा सिलेबस बस डिस्कस करके फिर मैं थोड़ा सा बैक में जा करके आपको डेट बता दूंगी। चलिए ये तो उड़िया का है, उर्दू का है, जीके हम लोग देखते हैं। जीके का सिलेबस थोड़ा सा देखा जाए। देखिए सामान्य अध्ययन, ये जीके का सिलेबस है। आप फॉर्म तो भरोगे ही, एग्जामिनेशन नजदीक है, तो अब हम लोग जीके का सिलेबस देखते हैं। कुड्डू का सिलेबस बता दो। देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, तो नोटिफिकेशन अभी आया है, सबको बहुत उम्मीद होती है। मैं बाद में भी एक स्पेशल क्लास ले लूंगी, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। बहुत रात भी हो गई, मुझे भी जाना है दोस्तों। तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें? तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी रखना और समाज में इनके अनुप्रयोग से संबंधित उनकी योग्यता की जांच करना। वर्तमान जो घटनाएं घटती हैं, दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं, उनका सूक्ष्म अवलोकन करना और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी रखना। ऐसे क्वेश्चन आपसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद किया जाता है कि उनके पास जानकारी होगी। इसमें भारत देश और झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, नेशनल और ये राज्य स्तरीय स्टेट वाला, अंतरराष्ट्रीय यहाँ नहीं लिखा हुआ है इसीलिए आप अंतरराष्ट्रीय की तरफ नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया हुआ। भारत की भाषाओं के बारे में, यहाँ की पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, इन सभी प्रमुख घटनाओं के बारे में आपसे क्वेश्चन आएंगे। भारत का इतिहास, संस्कृति, यहाँ की भूगोल, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की कृषि और प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं और भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से पंचायती राज, सामुदायिक विकास और झारखंड राज्य की समान जानकारी। डीटो सिलेबस वही है ये वाला जो जेएसएससी सीजीएल का है, ग्रेजुएशन लेवल वाला, ये डीटो वही सिलेबस है। चलिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में भी है। झारखंड का भूगोल, इतिहास, यहाँ का कला और संस्कृति, सभ्यता संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, यहाँ की विशेष योजनाएं और खेल खिलाड़ी, ये सभी से क्वेश्चन आपसे आएंगे। फिर सामान्य विज्ञान का यह सिलेबस है और सामान्य गणित का यह सिलेबस है। तो क्लियर है? तो मैम आप सभी चीज को इतने इजी कैसे बना देती हैं? चलिए तो ये आप लोगों के सिलेबस है। सामान्य विज्ञान भी बता देती हूँ, साइंस वाले मेरे मित्र जो हैं वो उनको आसान हो जाएगा। देखिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन और अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ, साइंस की आपको जनरल समझ होनी चाहिए, उससे संबंधित ही विषय रहेंगे। जैसा कि एक आप शिक्षित व्यक्ति से आप उम्मीद कर सकते हो जिसने विज्ञान विशेष का बहुत ज्यादा, उस पर आप स्पेशलिस्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा माना जा रहा है कि आप उसमें बहुत ज्यादा स्पेशल आपने उसकी रिसर्च करे हुए पढ़ाई की, ऐसा नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति से हम लोग उतनी ही जितने उम्मीद कर सकते हैं उतना आप अध्ययन किए हो और वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य गणित में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? अंक गणित से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य इसमें मैट्रिक और 10वीं कक्षा के स्तर के, मतलब 10th क्लास के लेवल का इसमें मैथ्स आपसे पूछा जाएगा और सामान्यतः अंक गणित से ही प्रश्न होंगे, ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है।
अंक गणित से 10 क्वेश्चन होंगे बस। आसान सिलेबस है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना ही नहीं है, कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आपको साइंस पढ़ना है, झारखंड पढ़ना है, मैथ्स का 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, बाकी आपको जीके पढ़ना है। ये सिलेबस हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगला जेपीएससी भी आएगा, आ रहा है ना सारा वैकेंसी, मैंने तो बोला ही था वैकेंसी की बाढ़ आने वाली है, आ ही रही है, और परीक्षा होगी भी, ठीक है ना। आप लोग कितना भी हो हल्ला करते रह जाओगे, एग्जाम होगा। चलिए, बिल्कुल, मैं भी पूरी उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग अच्छे से रिजल्ट लेकर के आओ। चलिए, आज हम लोग यही रहने देते हैं, बहुत थक गई हूँ, सुबह 7 बजे से मैं यहाँ आई हूँ, आज सुबह से आई हूँ 7 बजे से, रात का 8 बज गया दोस्तों, तो मुझे निकलना भी होगा। तो आज बस इतना ही, कल हम लोग एक स्पेशल क्लास तो मुझे देने ही पड़ेंगे, कल मॉर्निंग में आकर के एक स्पेशल क्लास दे देती हूँ जो इस पे होगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद। ठीक है, कल से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। मैं सारा डिटेल, सपना जी आपके जो प्रश्न है मैंने उसको याद रखा है, मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा, स्लाइड पीछे ले जाने पड़ेंगे, अभी मैंने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, बहुत अच्छे से बारीकी इसमें